एक मजबूत नेतृत्व। जी हाँ, तो आज बात कर लेते हैं उस शख्स की जिसने इस देश में सबसे अलग थलग और हट करके इस देश के लोगों को राजनैतिक विचारधारा प्रदान की। एक मजबूत नेतृत्व। आप कहोगे मैं किसी बनिया, मारवाड़ी, अग्रवाल या लाला लोगों की बात कर रहा हूं। जी नहीं। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी ब्राह्मण होते हैं, जिन्होंने ग्रह नक्षत्रों जैसे बड़े बड़े व्यापार करके शिक्षा का कारोबार किया। और यहाँ तक कि ये उन्हीं की देन है। हमारे देश में यदि कहा जाए तो ये जो प्यार, प्रेम और मोहब्बत है, इसके भी अगर कारोबार है, धन संपत्ति और अपना खुद का राजतंत्र खड़ा किया था इस देश में। और ये मैं नहीं, वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था। ये वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, क्योंकि वो एक अद्भुत वैज्ञानिक था। तो एक मजबूत नेतृत्व, एक इंसान, सामान्य इंसान और एक नौकरी पेशे वाला इंसान। एक इंसान पंजाब के होशियारपुर जिले से पुणे महाराष्ट्र में नौकरी करने आता है। पुणे महाराष्ट्र में वहां नौकरी करता है एक ऑफिस में। जिसके पास प्यून मिलता हो, जिसको शायद वो पोस्ट अच्छी ही मानी जाती है, हो सकता है एक बड़े दर्जे का ऑफिसर हो। लेकिन जब 14 अप्रैल आता है उसके ऑफिस में, उसके कंपनी में, दफ्तर में, तब उसका चपरासी, एक मामूली सा प्यून, कहता है उसको, मान्यवर साहब मैं कल ड्यूटी नहीं आऊँगा। उसके ऑफिस का चपरासी प्यून। तो साहब कहते हैं क्यों नहीं आएगा? तो वो कहता है कल 14 अप्रैल है। तो कहता है 14 अप्रैल है, उससे क्या लेना देना? तो वो कहता है मेरे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्मदिन है, पुण्यतिथि है, जयंती है, जन्मदिन है। तो वो साहब कहते हैं अपने चपरासी से कि इससे क्या लेना देना? तो वो फिर दोहराता है कि साहब मैं कल नौकरी नहीं आऊँगा। तो वो दोहराते हैं कि अगर नौकरी नहीं आएगा तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। तो वो मामूली सा चपरासी कहता है निकाल देना। अकड़ देखिए। एक तरफ उसका साहब पेट पे लात मारने की धमकी देता है, रोजगार, पेट, नौकरी, जिसे आप, मैं, हम सब लोग इतना तवज्जो देते हैं, और उसी के भरोसे थोड़ा आगे पीछे चलते रहते। तो देखिए एक चपरासी का स्वाभिमान कैसा था। वो चपरासी कहता है दीना भाना नाम का कि कल साहब का जन्मदिन है, मैं नहीं आऊँगा। नतीजा, चपरासी दीना भाना ने पूरी तरह से छुट्टी मार दिया। 15 अप्रैल को फिर से काम पे आया और साहब के टेबल पर पानी लगाया। तो साहब बोले कल क्यों नहीं आया? तो बोले मेरे बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती थी। तो बोले आज क्यों आया? तो दीना भाना ने अड़े स्वर में, चपरासी ने अड़े स्वर में कहा कि जयंती थी। तो उसको कुछ अटपटा लगा साहब को। तो उन्होंने कहा कि भाई उस जयंती से तेरे को क्या लेना देना? तो उसने अड़े हुए स्वर में, थोड़ा क्रोध में कहा कि जिस कुर्सी पर बैठे हो, साहबगिरी बता रहे हो, वो मेरे बाबा साहब की देन है। क्योंकि मराठी इंसान अक्सर मेरे पे ज़्यादा उतर जाता है। और चला गया।
तो साहब को रात भर नींद नहीं आई। साहब को लगा पढ़ाई लिखाई किया मैं, दिन रात आग फोड़ा मैं, परीक्षा पास किया मैं, नौकरी पाया मैं, अपने बदौलत नौकरी सब कुछ पाया, और ये कहता है बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो बंदे की नींद हराम हुई, जीना हराम हुआ और सोचता रहा। फिर किसी और से बुला करके उसको वापस नौकरी पर बुलाया और पूछा कि ये बाबा साहब कौन है। वापस नौकरी पर बुला करके तो उसने कहा साहब मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन लेके चलता हूँ, उसकी किताब पढ़ लो, शायद समझ में आ जाए। और जब साहब ने डॉक्टर अंबेडकर का उसके हाथ में उस समय छोटी सी किताब मिली और जीवन संघर्ष पढ़ा, तो पता चला, और बहुत छोटा सा था टॉपिक, कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा परिचय है, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा परिचय है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, उस शख्स का नाम था कांशीराम। आज बहुत से लोग लिखते हैं लाइफ शुड बी ग्रेट देन लॉन्ग, बहुत से लोग लिख रहे हैं। जिस इंसान ने जीवन भर संघर्ष किया हो वो क्या जाने महानता क्या होती है, वो क्या जाने महानता क्या होती है। हु वेर ग्रेट? महात्मा गांधी वाज ग्रेट लीडर, विनायक दामोदर सावरकर वाज ग्रेट, बलिराम हेगड़े और हेडगेवार वाज ग्रेट, डॉक्टर अंबेडकर डिड स्ट्रगल फॉर हिज लाइफ, नॉट फॉर ग्रेटनेस। यदि आप देखेंगे व्हाट इज ग्रेटनेस, व्हाई रिक्वायर ग्रेटनेस, वी आर ह्यूमन एंड ऑल आर इक्वल। हर कोई इंसान है भाई, तुम हो, मैं हूं और कोई भी हो, ये महानता क्या होता है। तो लिखने वाले अलग अलग तरीके से बहुत कुछ लिख देते हैं, और तो जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा कि मेरा जीवन ही मेरा संघर्ष है, तो उन्होंने एक नया स्ट्रगल शुरू किया, और कांशीराम जी ने पुणे में रहकर ही बामसेप खड़ी कर दी, जिसमें छोटे छोटे जो नौकरी पेशे वाले, क्योंकि वो खुद भी नौकरी वाले थे, तो छोटे छोटे नौकरी वालों से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने एक छोटा सा संगठन तैयार किया, लोगों के बीच में जाना घूमना फिरना शुरू किया। और उन्होंने जब देखा कि इससे कुछ काम नहीं हो सकता, तो कहीं लुंगी बिछाकर, कहीं चादर बिछा करके लोगों से पैसे लिए, जैसे तैसे खड़ा किया। और 1970-71 में महाराष्ट्र में आरपीआई गठबंधन खड़ा हुआ था। तो यदि बात करें आरपीआई की, तो उसमें माई साहब यानी डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, ब्राह्मण पत्नी सविता अंबेडकर, तो उन्होंने एक संगठन खड़ा किया था, दलित पैंथर। तो उसी दलित पैंथर की आवाज बनते बनते आरपीआई, और 1970-71 में पुणे के संत गाड़गे बाबा आश्रम में दलितों और कांग्रेस के साथ में गठजोड़ हुआ, और वहाँ पर कुछ बिंदु अच्छे नहीं लगे जो सरकार बननी थी। उस वजह से कांशीराम जी ने अपना बेड़ा उठा करके उत्तर प्रदेश लेकर के गए। तो इस देश में मराठी लोगों ने, मराठी दलितों ने
अगर अम्बेडकरिज्म को थोड़ा जिंदा रखा तो उससे ज़्यादा अगर कुछ महत्व दिया है तो वो उत्तर प्रदेश में कांशीराम जी ने खड़ा किया। और इस प्रकार इस देश को एक नया नेतृत्व मिला और उसी के वजह से इस देश में अम्बेडकरवाद या अम्बेडकर की विचारधारा अगर चल पड़ी तो वो यहाँ से। और ये हमारे देश का ऐसा प्रदेश है, हम देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टिकोण से, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, लोक संख्या ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर आज भी सांसदों की संख्या 80 है, लोकसभा सीटें। और इसलिए आपको हमको बताया जाता है कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं या होते हैं या राजनीति अगर शुरू होती है तो वो उत्तर प्रदेश से होती है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि वहाँ पर ब्राह्मणों का गढ़ है जहाँ से राजनीति शुरू होती है, और इसलिए कांशीराम जी ने अपना राजनीतिक करियर उत्तर प्रदेश से शुरू किया था। तो ये था इस देश को एक नया नेतृत्व। आज हमने कांशीराम जी की बात किया, अगली बार